हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट, UGC नेट, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि। तो ये मैं बता देना चाहती हूँ कि TGT PGT एस्टेट के सिलेबस के अनुसार हमने यहाँ पर अपने चैनल पर पढ़ाना शुरू कर रखा है। और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी हमने लगातार अपने चैनल पर करवाना शुरू कर रखा है। तो आज TGT PGT एस्टेट के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 33 रहने वाली है। और अभी तक 32 वीडियोस जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आज की वीडियो से कोई नया कैंडिडेट जुड़ता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट चेक करें। और प्लेलिस्ट जब आप चेक करेंगे तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर ये सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल है मेरा SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी दिन की पर डे की वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ वो सारी वीडियोस मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। और आज की वीडियो जो है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं तो हिंदी साहित्य जो है हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे एस्टेट हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो। तो सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और TGT PGT एस्टेट सिलेबस के अनुसार आदिकाल हमारा संपूर्ण हो चुका है। आदिकाल के बाद हमने भक्ति काल पढ़ा, और भक्ति काल के बाद रीति काल, और रीति काल के बाद हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। और आधुनिक काल को मैंने बताया था कि दो भागों में बांटे, एक गद्य खंड के विकास के हिसाब से और एक पद्य खंड के हिसाब से। तो पद्य खंड के विकास के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, और उसमें सबसे पहला काल हमने भारतेंदु काल पढ़ा, और भारतेंदु काल के बाद हमने द्विवेदी काल पढ़ा, और द्विवेदी के बाद हमने छायावाद काल पढ़ा। तो ये तीनों काल में बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ सभी कवि, उनकी रचनाएं और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे परीक्षा उपयोगी, उन सभी के साथ ये सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब जैसे ही छायावाद खत्म होता है तो मैंने बताया था छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से लेकर 1936 तक मानी जाती है। तो 1918 से 1936 तक के कालखंड को हमने पढ़ लिया है। लेकिन इसी के बाद तुरंत बाद कुछ एक कवि ऐसे भी आते हैं छायावाद में। तो मैंने बताया था कि छायावाद का मतलब रहस्यवाद, ये बिल्कुल अच्छे से परिभाषा बताई थी कि जिन कविताओं में, जिस काव्य में रहस्यवाद की भावना थी, तो वो सारे काव्य छायावाद के अंतर्गत आए। और छायावाद के बाद कुछ एक कवि ऐसे भी हैं जो उसके साथ साथ या उसके थोड़े दिन बाद उसके थोड़े समय के बाद तक रचनाएं लिख रहे थे, और उन रचनाओं को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि कहा जाता है। क्योंकि जब आप ये समय सीमा देखेंगे 1918 से 1936, तो 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो उस समय क्या था कि ये जो समय सीमा थी, इस समय देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए। हर देशवासी था अपने अपने हिसाब से देश को आज़ाद कराने में अपना अपना योगदान दे रहे थे। तो इसी प्रकार से जब जो कवि थे देश के, वो कैसे वंचित रह सकते हैं। तो कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से जुड़े, और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत और देशभक्ति से ओतप्रोत और देश की संस्कृति से जुड़ी हुई उन्होंने काव्य रचनाएं की। तो वो ऐसे कौन से कवि हैं जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति से ये शब्द बना है। राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रभक्ति पर कविताएं लिखी, और साथ ही देश की संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का जो काव्य लिखा, उन कवियों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नाम से पुकारा गया। अब हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन कौन से हैं। काल क्रम से यहाँ पर सभी कवियों को दिया गया है, तो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। तो द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के बाद हमने छायावादी युग पढ़ लिया था। या जब आप द्विवेदी युग पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी कई बुक्स में वहाँ पर दिया हुआ है ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, लेकिन हम इसे छायावाद के बाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप में ये टॉपिक एक अलग सा है। ऐसा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये छायावाद के हैं या द्विवेदी युग के, लेकिन हाँ, जितने भी ये कवि अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये सारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा
के कवि कहे जाते हैं। तो आपसे ऑप्शन में ये 3 नाम दे देंगे, कोई एक नाम अन्य देकर आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा कवि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है और आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि और क्रम से हम इन्हें पढ़ेंगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों का काल क्रमानुसार विवरण निम्न है। तो सबसे पहला कवि आता है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सारी रचनाएं देखेंगे। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में हुआ। आप देख रहे हैं सारे क्रम से हैं, 1889 के बाद 1895, ये सारे सीक्वेंस से हैं। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं थी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, समर्पण, ठीक है, ये चारों जो रचनाएं हैं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहूँ तो ये दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी, माता और समर्पण। ठीक है, माता सब कुछ समर्पित कर देती है, हिम किरीट को, हिम तरंगिनी को। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा नाम सियाराम शरण गुप्त का आता है, और यहाँ से भी रचनाएं पूछी जाती हैं, और ये रचनाएं जो हैं क्रम से लगाने के लिए भी पूछी जाती हैं। सियाराम शरण गुप्त की सबसे पहली रचना की बात करूँ तो मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी और नकुल। आप इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहें तो, बाकी सारी इसकी इम्पोर्टेंट हैं और ये सारी मैंने भी याद कर रखी थी। आप 2-4 बार इन्हें याद करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे नाम की रचनाएं हैं इनकी। तो कैसे याद करेंगे? मौर्यों ने विजय प्राप्त की अनाथों पर। दुर्वादल, दुर्वा जैसे दूब को कहते हैं हम, दूब से क्या किया गया? विषाद, विषाद की जगह देखो ये अभिषेक है, लेकिन ऐसे यहाँ पर ट्रिक नहीं बनेगी, आप यहाँ पर ऐसे ही नहीं याद करें बिना किसी ट्रिक के ही। सियाराम शरण गुप्त की है मौर्य विजय, फिर अनाथ, दुर्वादल, विषाद, विषाद, आद्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी। ठीक है, ये सारी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप लिख लें। बाकी सन जो हैं ये आप रहने दें, इसका याद ना करें। उसके बाद आता है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, और इनकी ये भी एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से जुड़े हुए हैं, और इनकी पंक्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो है ना कि कुछ ऐसी उथल पुथल मचाओ, ये पंक्ति इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये पेपर में भी पूछी जाती है। इसलिए मैं आपको ये कहती हूँ कि यहाँ से वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं इनकी बहुत सारी पंक्तियाँ आपको बुक में देखने को मिल जाएंगी। वैसे तो पंक्तियाँ मैं यहाँ भी लेकर आई हूँ, लेकिन ऐसे पंक्तियाँ समझ में नहीं आती हैं जब हम किसी चैप्टर को डिटेल से पढ़ते हैं और उसके बीच बीच में जो पंक्तियाँ आती हैं तो ध्यान रहते हैं कि किसकी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है कुमकुम, रश्मि रेखा, ए पलक, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन और उर्मिला। अब हम विस्पाई जन्म के, ये रचना इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलर एक रचना का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि हम विस्पाई जन्म के, तो ये रचना किसकी है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। देखो, बाल कृष्ण ने कुमकुम लगाया किसको? रश्मि रेखा को। ए पलक, बिना पल के झपके, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन और उर्मिला। तो इस तरीके से आप 1-2 बार याद करेंगे। भाई मैंने तो ये याद ही कर रखे थे और बिना किसी ट्रिक के याद कर रखे थे। तो एक बार आप वीडियो देखेंगे, एक बार आप अपने नोट्स में लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी 2 ही रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है, और इनके 2 काव्य संग्रह हैं, त्रिधारा और मुकुल। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। उसके बाद आता है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, तो जीवन संगीत नवयुवक के गान। तो जीवन संगीत इनका इम्पोर्टेंट है और ये पूछी जाती है रचना। अगर आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जीवन संगीत जो रचना है वो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की है। ठीक है, उसके बाद बस कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इनसे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हम देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं।
माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। टीजीटी जैसे एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा है ना, मुझे फेंक देना माली, वो वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, ये कैदी और कोकिला एनसीईआरटी की बुक में भी लगी हुई है, शायद 10th में या 12th में है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा, ये दो कविताएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नाम आता है सियाराम शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। देखो मैथिली शरण गुप्त को किसकी उपाधि मिली थी, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, तो ये भी हमने बताया था आपको। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। और सियाराम शरण कौन थे, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु में, इंदु पत्रिका थी, 1910 में प्रकाशित हुई। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। देखो जैसे ये पूरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो ये नवीन जो है ये इनका उपनाम था और इस उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। अभी मैंने बताया था ना, कुमकुम, उर्मिला, ए पलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, ये सारे बताए थे। तो इनका प्रथम काव्य संग्रह जो है वो कुमकुम है। अब बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविताएं बिल्कुल ध्यान रखनी है, पूछ सकते हैं पेपर में। एक तो झांसी की रानी, एक झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग। आप देख रहे होंगे कि इनकी सारी रचनाओं के नाम से ही पता चल रहा है कि सारी की सारी रचनाएं देशभक्ति से ओतप्रोत है। इसीलिए इन कवियों को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत रखा गया। तो सुभद्रा कुमारी की कौन कौन सी प्रसिद्ध हैं, एक तो झंडे की इज्जत, झांसी की रानी, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो वो उससे आप सभी वाकिफ होंगे। तो जलियांवाला बाग इनकी कविता है। उसके बाद देखो ये तो थे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि। अब कुछ एक कवि ऐसे भी हैं जो प्रेम और मस्ती का काव्य जिन्होंने लिखा, या इन्हें व्यक्तिवादी कवि भी कह सकते हैं। तो इनमें से इन्हें एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। इसके जो कवि हैं प्रेम और मस्ती के कवि के लिए सबसे अधिक नाम जो लिया जाता है वो हरिवंश राय बच्चन का लिया जाता है। इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी वो प्रेम और मस्ती से भरपूर थी। तो ये प्रेम और मस्ती का काव्य कह दें, चाहे इसको एक नाम और दिया जाता है उत्तर छायावाद। यानी कि 1936 के बाद जब छायावाद समाप्त हो जाता है, उसके बाद के कुछ कवि हैं जिनको उत्तर छायावाद, एक पूर्व छायावाद, तो ये तो छायावाद से पहले का हो गया, ये है उत्तर छायावाद। यानी कि छायावाद के बाद कुछ कवि थे। और उत्तर छायावाद में अधिकतर बुक्स में आप देखेंगे तो आपको 3 ही नाम मिलेंगे, एक हरिवंश राय बच्चन, और दूसरा है नरेंद्र शर्मा, और तीसरा नाम आ जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल। और उसके बाद बस यही 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे और यही 3 नाम आपको पढ़ने भी हैं। तो प्रेम और मस्ती के कवियों में सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी को देखेंगे। भगवती चरण वर्मा की अगर आप ये करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि भगवती चरण वर्मा के उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हरिवंश राय बच्चन को प्रेम और मस्ती का कवि कहा जाता है और उत्तर छायावाद के अंतर्गत ये कवि आते हैं। 3 कवि आते हैं। तो सबसे पहला हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ, मृत्यु 2003 में। इनकी रचनाएं कौन सी है, मधुशाला, मधुबाला। देखो इसकी ट्रिक मैं थोड़ी सी बता सकती हूँ और सारी रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इनकी। मधुशाला में गई कौन, मधुबाला। क्या लेकर गई, मधु कलश लेकर गई। क्यों गई, क्योंकि उसे निशा मतलब रात्रि के समय एक निमंत्रण मिला था। और जब वो गई, जब एकांत संगीत में गई थी, बिल्कुल आकुल अंतर, अकेली थी इसलिए आकुल मतलब व्याकुल, बेचैन थी। लेकिन सतरंगिणी, अब मधुशाला के अंदर तो 7 रंग मिलते हैं, आपको देखना, ठीक है। ये ट्रिक बता रही हूँ मैं कभी। बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी,
ये आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, तीनों याद रखनी है। निशा निमंत्रण इनकी जो कविता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1938 में प्रकाशित हुई। फिर एकांत संगीत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बंगाल का अकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सतरंगिणी, ठीक है, खादी के फूल, मिलन यामिनी, 2-4 बार आप इन्हें याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। मधुशाला में मधुबाला, मधु कलश लेकर गई निशा निमंत्रण के आने पर। और एकांत संगीत सुना, आकुल अंतर, सतरंगिणी, ठीक है, बंगाल का अकाल, हलाहल, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला कवि जो आता है नरेंद्र शर्मा, और इनकी रचना बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। ये मत सोचना कि ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे। देखो एक ही प्रश्न पूछा जाता है और पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाए। मान लो आपने इतना सारा छायावाद पढ़ लिया और ये 3 कवि छोड़ दिए, हो सकता है इन्हीं में से कोई प्रश्न पूछ ले। तो नरेंद्र शर्मा के कौन कौन से हैं? प्रभात फेरी, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्निशस्य। तो इन्हें कौन कौन से याद करेंगे? मैंने ऐसे ही इनको बिल्कुल ट्रिक से रट रखी थी। प्रभात फेरी, प्रभात फेरी आपको पता है हमारे गांव में तो इधर आते हैं सुबह सुबह प्रभात फेरी के, वो जैसे आराम से आराम का गाना गाते हुए आते हैं। कोई श्याम जी के गाता है भजन, सुबह सुबह 5, 5:30 या 6 बजे के आसपास आते हैं मॉर्निंग में, तो प्रभात फेरी लगाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? नरेंद्र शर्मा प्रभात फेरी लगाता है और प्रवासी के गीत गाते हुए पलाश के वनों में लगाता है। पलाश वन में क्या क्या है? पलाश के वन में मिट्टी है और फूल हैं। और कामिनी, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्निशस्य, इन्हें आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कामिनी, हंसमाला, रक्त चंदन, ठीक है। उसके बाद आता है रामेश्वर शुक्ल अंचल, और इनकी रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और रामेश्वर शुक्ल अंचल की है मधुलिका, अपराजिता, इनकी सारी रचनाएं ज़्यादातर है। देखो मधुलिका और अपराजिता, किरण बेला के वक्त, करील मतलब कांटों को पार करते हुए, लाल चुन्नर ओढ़कर वर्षांत के बादलों में बाहर निकली, बहुत ही, अंचल, अंचल मतलब जो सिर के ऊपर ओढ़ते हैं। मैं बता रही हूँ आपको ग्रामीण प्रवेश, इस तरीके से याद रखना। थोड़ा सा इसकी ट्रिक बताइए मैंने, ये वैसे आपको नहीं बताया। अंचल का मतलब होता है ग्रामीण प्रवेश, ठीक है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल, अंचल के साथ मधुलिका और अपराजिता, किरण बेला के वक्त, करीलों को पार करते हुए, लाल चुन्नर ओढ़कर वर्षा के बादलों में निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी जो कुछ भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा है इसे आप लिखें तो आपकी मर्जी है, बाकी मैं नहीं कहती, क्योंकि यहाँ से कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है स्टेट में। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालावाद क्यों कहा? क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं ये मधु कलश, मधुबाला, तो इसलिए इनको हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर खयाम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। अब ये प्रश्न पूछने लायक है कि हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? तो उमर खयाम। और उमर खयाम ने क्या लिखी थी? जैसे रुबाइयाँ, गजल नहीं होती, तो इन्होंने रुबाइयाँ लिखी थी, और जैसे गजल होती हैं उस टाइप की ये होती हैं। तो इनका सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? उमर खयाम का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? हरिवंश राय बच्चन पर। और हरिवंश राय बच्चन को क्या कहा जाता है? हालावाद का प्रवर्तक। अब आप पढ़ते चले जाना, मैं जल्दी जल्दी सब कुछ आपको सारे क्लियर बातें करती जाऊंगी क्योंकि समय बहुत कम है। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है, ये याद रखना है। और रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये दोनों पंक्तियां काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखें। उसके बाद जब आप बुक में देखेंगे तो छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवि, तो यहाँ से इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इन्हें नहीं पढ़ाऊंगी। उसके बाद छायावाद में कुछ ब्रज भाषा में काव्य भी लिखा गया, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पंक्तियां थी, पंक्तियां मैं लास्ट में जब आपका पेपर आ जाएगा तब आपको करवाऊंगी। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आज संडे है और मैं कोशिश करूंगी शाम तक आपको एमसीक्यूज रीतिकाल के पूरे डाल दूं। तो आप लगातार बने रहें, वीडियोस को साथ साथ देखें, साथ साथ अपने नोट्स बनाएं। धन्यवाद।